अस्सलाम वालेकुम। अबू अकले एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थी जो कि इसराइल की एट्रोसिटीज़ को कवर कर रही थी वेस्ट बैंक से, और उसी दौरान उनको अचानक एक स्नाइपर शॉट आके लगता है और उनकी तो डेथ हो जाती है। कोई ये भी नहीं कह सकता कि इनको ये क्योंकि सिविलियन थी तो वो धोखा खा गए। इन्होंने पूरा अपना मीडिया गियर पहना हुआ था कि दूर से ही पहचानी जाए कि ये एक जर्नलिस्ट है, लेकिन फिर भी उन पे फायर किया गया और उनकी तो डेथ हो गई। The Al Jazeera reporter was shot in the head while covering a raid by Israeli forces in the occupied West Bank on Wednesday. जो बाइडेन ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि हम इसकी पूरी इंक्वायरी कराएंगे ट्रांसपेरेंट तरीके से, और इस बात की तस्दीक सेक्रेटरी स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने भी की जब वो इसकी फैमिली से जाके मिले। उधर भी उन्होंने कहा कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, लेकिन ये ऐसा कुछ हो नहीं सका। And the United States has suffered loss as well, including the killing of Shireen Abu al-Khaili. She was an American and a proud Palestinian. The United States will continue to insist on a full and transparent accounting of her death. अब ऐसा क्यों है कि इस पे तहकीकात क्यों नहीं हुई? 6-7 महीने गुजर गए हैं, लेकिन फिर भी कोई इस पे एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि हम अगर इस अमेरिका का पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं कि आपको याद होगा रेमंड डेविस पाकिस्तान से पकड़ा गया था और उसने 2 पाकिस्तान के यहाँ पे बंदे मारे, लेकिन अमेरिका उसको छुड़ा के ले गया। इसी तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो अफगानिस्तान में पकड़ी गई थी, उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने कोई अमेरिकन सोल्जर्स को मारा है, उनको भी तक अमेरिकन जेल्स में रखा गया। और इस तरह एक बहुत लंबी लिस्ट है कि अमेरिका के अगर कोई सिटीजन को कोई नुकसान पहुंचाता है तो अमेरिका उससे बदला पूरा लेता है। लेकिन इस केस में एक फेमस जर्नलिस्ट को कत्ल किया गया और सबको पता है इसराइली फोर्सेस ने कत्ल किया, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इसराइल का जो असर व रसूख है अमेरिका में वो एक्शन लेने नहीं दे रहा। इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इस केस पे दोबारा लाता हूँ कि ये केस अभी तक पहुंचा कहाँ पे हुआ है। जैसे आपको पता है कि अमेरिका हमें F-16 के कुछ पार्ट्स नहीं देता, इंडिया को कहता है कि आपने तेल नहीं खरीदना, अगर खरीदता तो इंडिया से वो उलझता है। तो वो ऐसे हर एक मुल्क के साथ मामलात करता है। लेकिन क्या बात है कि इसराइल कोई कुछ नहीं कहता और उसको पैसे भी ये देता है। अमेरिका में एक थिंक टैंक काम करता है जिसका नाम है आईपैक, AIPAC। ये एक जूश थिंक टैंक है जो कि इसराइल की लॉबिंग करता है बड़ी पावरफुल तरीके से। Honored to be the first sitting president ever to address this conference. America and Israel have a special friendship. I want to thank you for helping to make the partnership between the United States and Israel what it is today. The work that AIPAC does is a vital part of our democratic process. In the United States, our support for Israel is bipartisan, and that is how it should stay. इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है कि ये कोई भी अमेरिकन सदर हो या कोई भी अमेरिकन बड़ा पॉलिसी साज हो, उसको इसराइल के खिलाफ फैसले नहीं करने देता, कोई पॉलिसी बनाने नहीं देता। But AIPAC can't stand the idea that I am the clearest, strongest Jewish voice in Congress, standing for a simple proposition that there's no way to have a secure, democratic homeland for the Jewish people unless we achieve the political and human rights of the Palestinian people. अगर कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट इसराइल के खिलाफ बात भी करता है तो अगली बार प्रेसिडेंट नहीं रहता। इसलिए आप देखते हैं कि हालिया जितने भी प्रेसिडेंट रहे अमेरिका के, उन्होंने इसराइल के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। तो ये एक एग्जांपल है कि कितनी पावरफुल इसराइली लॉबी है अमेरिका में, जो कि अपनी मर्जी के डिसीजंस बनवाती है, चाहे वो अमेरिकन अवाम के खिलाफ हो या उनके हक में हो। FBI अमूमन ये करता है कि जब भी किसी दूसरे मुल्क में अमेरिकन सिटीजन पे जुल्म हो तो वो जाके उनको बताता है और एक इन्वेस्टिगेशन वो कंडक्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन इस केस में अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि इस बारे में ख्याल ये था कि जो बाइडन अभी इलेक्शन में है तो इलेक्शन के बाद ये बात करेंगे और ये इशू तब उठाएंगे, क्योंकि इलेक्शन के पास कोई भी सदर हो, अमेरिकन लीडर हो, वो इसराइल के खिलाफ बोलने का जसारत नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो करेगा तो वो इलेक्शन नहीं जीतेगा। ये एक सिंपल फार्मूला उधर चलता है। अच्छा, ये इलेक्शन भी हो गए, लेकिन उसके बाद भी कोई खातिर ख्वाह इस पर इंक्वायरी कंडक्ट नहीं की गई, क्योंकि एक अमूमी तासुर ये है कि जो जो बाइडन है, जिनकी जमात डेमोक्रेट्स है, वो फिर भी पुश बैक करती है थोड़ा सा इसराइल को। लेकिन जो रिपब्लिकन है, जिस जमात के मेंबर डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो बहुत फेवर करती है इसराइल को। इसकी एक मिसाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में यरूशलेम को इसराइल का कैपिटल भी तस्लीम किया था। हालांकि पूरी मुस्लिम दुनिया से इसकी बहुत अपोजिशन आई थी, लेकिन फिर भी ये किया गया था। लेकिन इसराइली लॉबी इतनी पावरफुल है कि कोई भी जमात का प्रेसिडेंट हो, जो भी हो, वो इसराइल के खिलाफ खुल के बात नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो करता है तो फिर वो सदर नहीं रहता, जैसे मैं आपको पहले बताया। अब इस केस की बात करते हैं कि जब FBI ने इसराइली अथॉरिटीज़ को नोटिफाई किया कि हम इस पर इंक्वायरी करना चाहते हैं या करना स्टार्ट करने लगे हैं, तो इसराइल के उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर का ये बयान आया कि ये अमेरिका की बहुत बड़ी गलती होगी।
تو مطلب ہم جیسا ملک پاکستان یہ بات نہیں کر سکتا، اور بڑے بڑے دنیا کے ممالک یہ بات نہیں کر سکتے اتنی سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ، لیکن اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے یہ بات کھل کے کی، جو کہ رپورٹ بھی ہوئی۔ دوسری آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ یہ جو بات ہے، یہ کیس اتنا ہائی لائٹ بھی نہیں ہوا پوری دنیا میں، حالانکہ پاکستان میں اگر ایک دھماکہ ہوتا ہے تو وہ پوری دنیا کی زینت بنتا ہے، لیکن یہ ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر ہوا جس کا کہیں بھی تذکرہ پراپر طریقے سے نہیں ہوا۔ تو یہ ویڈیو اس بارے میں تھی کہ امریکہ میں اسرائیلی لابی کا کتنا انفلوئنس ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔